हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की हमारी बुक का नाम है MOSE4। ये MS सोशोलॉजी है। जो भी स्टूडेंट MS सोशोलॉजी कर रहे हैं तो उनके पास ये बुक होगी MSOE4। ठीक है, तो इसके अंदर ये फर्स्ट PDF है, उसकी वीडियो मैं आपको बना रही हूँ। इसके अंदर टोटल 3 PDFs हैं। तो ये फर्स्ट PDF की मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ विद क्वेश्चन आंसर। और ये MS सोशोलॉजी होती है, सेकेंड ईयर होता है ये। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपको बोथ वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, और अब PDF चाहते हो तो PDF भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकीय समाजशास्त्र के अध्ययन से जुड़े सिद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है कि नागरिकीय समाजशास्त्र का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके क्या क्या सिद्धांत या क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में इसमें बताना है। तो फर्स्ट तो उपागम, इसका अध्ययन उपागम बताया कि अध्ययन किस तरीके से होता है या आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो इसकी आवश्यकताएं क्या है, जिसकी नागरिक समाजशास्त्र की समस्याओं की जटिल प्रक्रिया के कारण इसकी भिन्न दिशाओं में देखिए इसकी समस्याएं आवश्यकता क्या है कि बहुत सारी आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं। तो इसकी आवश्यकता बहुत सारी दिशाओं में बोल रहे, बहुत सारी आप उससे देख सकते हैं। सबसे पहला बता रहे हैं, हमारा संबंध नगर और सभ्यता के मध्य में संबंध से है। कि इसके अंदर आप पहले तो ये बता रहे हैं कि आपका वो होता क्या है, एक नगर और एक जो आपकी सभ्यता होती है। ठीक है, समाज मान लीजिए, नगर पूरा जो नगर है और समाज, उनके बीच में जो संबंध होता है, उनकी जो सभ्यता होती है, कल्चर होते हैं, उनसे होता है इसका संबंध। तो वास्तव में आधुनिक शिक्षित व्यक्ति नगरवाद तथा इनके सभी निहारतियों के समर्थ में के निष्कर्ष के रूप में पहुंचाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आधुनिक शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा की बात होती है इसके अंदर। और देखिए जो आधुनिक शिक्षित अगर व्यक्ति होगा नगरवाद के अंदर तो क्या होगा, उससे कि आप कोई निष्कर्ष पे निकल पाओगे। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होगा उस समाज के अंदर, नगर के अंदर, तो आप किसी निष्कर्ष पे निकल पाओगे, क्योंकि वो किसी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकल चीज बताएगा एकदम। तो पहला ये बता रहे, नगर की अर्थपूर्ण पहचान करना, कि नगर का पूरा अर्थ क्या है उसकी पहचान करना आपको सही से। फिर सेकंड है आधुनिक नगरीय जीवन, जो आज के टाइम का नगर जीवन है उसका उद्गम उस कैसे हुआ है, उसकी खोज कैसे हुई है, वो सब बताना। फिर पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट्स को याद करना है ताकि आप एग्जाम में पॉइंट्स लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करो। तो पहला प्रयास, कि आपको क्या प्रयास करना चाहिए कि पहले तो आप नगर की खोज करोगे। ठीक है, विद्यावान द्वारा, जो भी आपके विद्यावान होते हैं उनके द्वारा नगर या सभ्यता, इनों का इतिहास के बारे में पता कर सकते हो कि कैसे उनकी खोज हुई, क्या इस नगर के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता है ना, ऐसी तो खोज होती है। ठीक है, वो सब जानने के बाद ही आप उसके अंदर कुछ काम कर सकते हो। जब तक आपको किसी भी सभ्यता या किसी नगर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो आप उसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ का कल्चर ही नहीं पता होगा, है ना। फिर यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं कि किसके थ्रू क्या परिभाषा दी गई है, जिसकी वेबर के थ्रू दी गई है कि विभिन्न सभ्यताओं में नगरों के विकास के लिए अधिक विशिष्ट कारणों और दिशाओं में खोजा है। कि अगर आप किसी सभ्यता को और नगर को देखते हो तो आपको बहुत सारे दिशाओं में, बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता है, बहुत सारे कारणों से इसको खोजना पड़ता है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो इसको पोज करके, किसकी क्या क्या डेफिनेशन, विशेषताएं जो बोलते हैं, किस किसने क्या क्या विशेषता दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लेना। और एग्जाम में आपको सारी नहीं लिखनी होती, 2-3 आप लिख दो, उससे अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। और ऊपर लिख दो विशेषताएं, या फिर इस किसी नो के द्वारा विशेषताएं दी गई हैं, तो वो सब आप वहाँ लिख सकते हो। फिर नंबर सब मतलब इसमें ओवरऑल आपको सभ्यता और नगर या जो उसके नागरिक होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे आप उनके बारे में और अच्छे डिटेल में जान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप विद्वानों द्वारा उनसे पता करिए। ठीक है, फिर आप उसमें कोई भेदभाव ना करिए, सबको इक्वल मान के सब चीज़ें अपना स्टार्ट करिए। तो ये सब चीज़ें इसमें फिर चरण बताए गए कैसे होते हैं। लघु पहले तो लघु लेवल पे, मतलब छोटे स्तर पे, और परिवर्तन फिर बड़े स्तर पे, ये सब आप इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, और फिर उसमें बताया क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती है, सड़कें, भवन, और आपका संरचना, परिवहन, तकनीकी उपकरण, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये फर्स्ट ही है, मैं इसका आंसर अभी तक इसमें है ये।
तो मैं इसको वीडियो को चला देती हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। मैंने ओवरऑल आपको बताया कि नगर क्या होता है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें बताया कि किस प्रकार से श्रम विभाजित है, व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा, नौकरशाही ढांचे में, सामाजिक संस्था के द्वारा। आपको पता होगा जो हम काम करते हैं, श्रम होता है जो, वो किस प्रकार से विभाजित होता है। व्यक्तियों में होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड समूह में होता है, समूहों के द्वारा भी जो हमारा काम होता है उसको विभाजित करते हैं। नौकरशाही जो सरकारी पद पे होते हैं इनके द्वारा आपका काम का विभाजित होता है, और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी जो काम होते हैं, श्रम होता है, उसका विभाजन होता है। अब इसका विश्लेषण इकाई क्या होती है कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो वो यहाँ बताए कि विश्लेषण की इकाई लघुत्तम और सरलतम से लेकर विशालतम और व्यापक तक हो सकती है। मतलब कि आप किसी को जब एनालाइज करते हो, किसी यूनिट पे आप एनालाइज कर रहे हो, तो उसकी सबसे छोटी इकाई से लेके सबसे बड़ी इकाई तक हो सकता है, और सबसे सरल से लेके से ज़्यादा जटिल तक हो सकता है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया, तो आप इसको यहाँ पोस्ट करके पढ़ लेना। और अगर आप एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के, तो आप इनों की पीडीएफ भी मुझसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, आपको सबका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली पीडीएफ के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कराऊंगी, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज मैं एक पीडीएफ ही आपको इसमें करवा रही हूँ, बाकी 2 पीडीएफ हो रहे हैं, तो आप इतना कर लोगे, 3 पीडीएफ कर लोगे तो आपके लिए बहुत इनफ रहेगा, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है, ये आंसर बड़ा है, आप इसको छोटा कर सकते हैं क्योंकि आंसर मेरे को बड़ा लग रहा है। अब यहाँ नौकरशाही के बारे में बताया गया है। ठीक है, नौकरशाही आपको पता ही होगा, जो सरकारी पद के लिए जो होते हैं उनको नौकरशाही बोलते हैं। जो सरकारी पद होते हैं जिनको उनको क्या कहते हैं, उनके श्रम के अनुसार उनके पद बांटे जाते हैं, और उसमें उनको उन्नति, मतलब कि वो उसमें अपना प्रमोशन भी लेते हैं। तो नौकरशाही के बारे में वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये सरकार के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर में। फिर सामाजिक संस्था, ये सब हमने ऊपर पढ़ा है, पर ये नीचे एक्सप्लेन किया है कि अब सामाजिक संस्था क्या है, कि आपको पता होगा जिसको एनजीओ बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल वर्कर्स जो होते हैं, एनजीओ जिसको बोलते हैं ना, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो है इसके अंदर। वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक समस्याएं हमें क्या आती हैं, तो सामाजिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई। तो ये सामाजिक समस्याएं इसमें जो है बताई गई हैं, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। समाज में क्या क्या समस्या आती हैं, अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, मनोरोग होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, निर्धनता होती है, बेरोजगारी होती है, सामाजिक समस्याएं के रूप में आपने देखी भी होंगी, तो ये सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे अभी थोड़ा लेंथी है, तो आप इसको शॉर्ट कैसे करोगे कि पॉइंट तो आपको सारे करने हैं, पर पॉइंट के अंदर की जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। मतलब आप इस जब एग्जाम में करोगे तो इतना बड़ा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, वहाँ पे पॉइंट लिख लोगे नौकरशाही, तो उसके अंदर 2 से 3 लाइनें आप करके स्टॉप कर सकते हो। ऐसे ही सारे पॉइंट तो याद करके जाना, बट उसके अंदर का एक्सप्लेन छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अध्ययनों एवं नगरीय समाजशास्त्रों की उत्पत्ति एवं विकास की रेखांकित कीजिए। कि जो नगरीय अध्ययन है और समाजशास्त्र है, उनकी क्या क्या उत्पत्ति और विकास के बारे में इसमें आपको बताना है कि कैसे उद्गम हुआ। पहले तो ये बता रहा है उद्गम हुआ, विकास कैसे हुआ। तो ये पूरा जो आपकी बुक है ना, इसमें नगर और समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि नगर नगर, समाज समाज बार बार आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगेगा कि ये शायद ऊपर वाले का तो आंसर नहीं है। तो इसमें आपके लिए बेनिफिट ये हो सकता है कि आप थोड़ा एक्सप्लेन किसी और का भी अगर कर दोगे तो कोई इतनी वो नहीं होएगी, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए स्पेसिफाई कि ये इसका आंसर है, हमको ये लिख के आने चीज़ें। कहीं आप किसी और का आंसर किसी और में लिख दो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब नगरों का कब हुआ था, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। नगर कब उद्गम हुए थे, उसका उत्पत्ति कब हुई थी, 10,000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। और नगर में वैज्ञानिकों ने लगभग 100 वर्ष पूर्व ही रुचि लेना आरंभ किया। कि जो नगर के विषय में जो वैज्ञानिक है, उन्होंने बस 100 वर्ष पूर्व ही इंटरेस्ट लेना अपना वो किया कि हाँ चलो हमको नगर के ऊपर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे इसका उद्गम हुआ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या कुछ होता है, सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो बता रहे हैं कि इटली का जो निवासी था उन्होंने ये चीज़ें की थी। कब की थी, 1598 में की थी। तो उन्होंने बुक छापी थी इसके ऊपर, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पोस्ट करके यहाँ से पढ़ लेना।
ठीक है, उनकी अब विवेचना और उनका जो भी शोध था वो पूरा देखिए यहाँ पे लिखा गया है किस प्रकार से, कि अर्थशास्त्र होता है, इसमें इतिहास होता है, वास्तुकार योजना होती है। नगर समाज में तो सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आपको इसमें से दो दो चीज़ें भी याद कर लोगे, तीन तीन, तो भी ठीक है आपके लिए, सारा याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब 3 प्रारंभिक समाजशास्त्र कृति, कि समाजशास्त्र की तीन कौन कौन सी कृति हैं वो इसमें बताई गई हैं, और ये किसने क्या एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे बताया गया। जी मैक्स वेबर ने ये बुक थी जो ये उन्होंने की थी उस टाइम पे, इस पे लिखा था 10 सिटी 1921 में, इसके ऊपर लिखा था नगर समाज के बारे में। ठीक है, तो ये वो लिखा गया है कि किसने कौन सी बिल्कुल क्या विशेषताएं जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप इसको पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी वही आंसर है इसका। अब नगर और नगरीय इंसिडेंट जो होते हैं, टाउन जो इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, नगर नगरीय प्रघटना जो होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए क्या है इसके अंदर, देख लेते हैं थोड़ा बहुत। नगर और नगरीय प्रघटना संवेदन मोहक रही है, ठीक है, सबको मोहने वाली रही है। फिर बोलते हैं उतनी ही प्राचीन है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी है, जितना स्वयं नगर की हम सोचते हैं कि नगर इस टाइम पर तो उतनी ही ज़्यादा ये प्राचीन है। फिर बोले ग्रामीण जन की बुद्धिमत्ता और अतिरिक्त अधिकांश सभ्यताओं के अधिक जटिल समस्याओं, सामाजिक और राजनीतिक अनुमानों में दिखाई पड़ता है। हमें जो लोग बताते हैं, ठीक है, जो भी ग्रामीण लोग बताते हैं, उनकी जो भी बुद्धिमत्ता है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो बहुत साल पुरानी है, ये जो सब नगर है ये बहुत टाइम पुराने हैं, और ये आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, जैसे कि अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनकी जो दुर्बलताएं बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के हम आकर्षित होते हैं कि इन्होंने ये चीज़ें थी उस टाइम पे, या ये था, तो ये सब चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। फिर यहाँ बता रहे कौन कौन से पुराने आप पूर्व ग्रह देख सकते हैं, पूर्व नगर के बारे में, जैसे कि यहूदी, यूनानी, ये सब बहुत पुराने हैं, इन्हों की बातें बताई गई हैं इसमें। ठीक है, बहुत पुराने वो हैं, तो यहाँ से आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अभी तो और है, भारत में नगर समाज किस प्रकार से है, समाजशास्त्र की विकास, हमारे भारत में कैसे नगर समाजशास्त्र का विकास हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के बारे में तो लिखना ही ज़रूरी है, अगर जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर दे रहे हो। तो ये भारत के बारे में बता रहे हैं किस प्रकार से भारत में समाजशास्त्र एक नई विद्या है, कि एक नई विद्या है। इसमें सर्वप्रथम 1920 में जो बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने इसके बारे में या इसकी स्थापना की थी। कब? 1914 से 1924 तक। ठीक है, और इसमें 50 भारतीय भी थे, इंक्लूड थे, और फिर उनके बारे में पूरा बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो मैं इसमें बस ओनली रोल कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर से आप क्या समझते हैं। नगर में परिभाषित करने के आधारों का वर्णन कीजिए, कि नगर क्या होते हैं और इसको परिभाषित करना है। ठीक है, और उसके क्या क्या आधार होते हैं। तो वही नगर क्या होता है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा जाना था, तो वही इसमें बताया गया है कि विवादग्रस्त होता है। ठीक है, उसका जो आधार होता है पूरा विवादग्रस्त क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमारा कोई समाज है तो समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ये विवादग्रस्त है। इसके अंदर एक तो विवाद क्या है कि सबके अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है, सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, तो इसमें इसलिए भी विवाद है। समाज शास्त्री और सब तो एक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू तो देते ही नहीं, आपको पता है सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो इसलिए इसमें विवाद रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये हम बता नहीं सकते, पता ना, अलग अलग परिभाषा है सबकी। तो यही सब इसमें। और फिर इसका विचित्र स्थिति है, इसकी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो वो सब इसमें बताई गई है, कैसे सामान्यतः नगर क्या है, यह सभी को ज्ञात है, किंतु किसी ने भी इसकी जो परिभाषा ठीक ढंग से नहीं दी है। कोई अलग रूप से बताता है तो कोई अलग रूप से बताता है। ठीक है, वही सेम उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। फिर इसकी प्रकृति बता रहा है किस तरीके की है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसके पॉइंट जो है सारे पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप संख्या के आधार के रूप पे इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसके सारे पॉइंट ये पढ़ लेना। मैं इसमें वीडियो को रोल कर देती हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है आज। जनसंख्या घनत्व के आधार पे कि
आपको पता होगा जनसंख्या घनत्व के आधार पे नगर या उसको घोषित किया जाता है कि अगर इतनी जनसंख्या है तो एक नगर है, इतना प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है 35% से अधिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। और ज़्यादा डिटेल में आपको मतलब कि लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, कितना डिटेल में भी नहीं लिखना है, बट आप तब भी पढ़ लेना, अगर आपको याद आएगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी लेंथी है, इसमें क्वेश्चन के आंसर थोड़े लेंथी हैं, बट ये है कि आपको 20 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं तो आपको ज़्यादा ही लिखना होता है। अगर 10 मार्क्स का आता है तो आपको थोड़ा कम लिखना होता है, तो ये से भी फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति की विचारधारा के अनुसार नगरों की संरचना के बारे में बताना है, ठीक है। परिस्थिति की विचारधारा के अकॉर्डिंग, तो इकोलॉजिक जिसे बोलते हैं परिस्थिति की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका पूरा पर्सपेक्टिव क्या है वो आपको इसमें बताना है कि सामाजिक संगठन और व्यवहार पर नागरिकीय पर्यावरण से उत्पन्न प्रभावों को समझने हेतु नागरिकीय समाजशास्त्र का परिस्थिति के उद्गम 2 उस पर बटा है कि जो नागरिकीय समाज है पूरा वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग 2 मौलिक उसमें बटा हुआ है। पहला है, मान्यता यह है कि नागरिकीय स्थान में सामाजिक जीवन का अध्ययन नागरिक स्थान सर्जन है। मानवीय परिस्थितियों का संबंध मानवीय जनसंख्या द्वारा समूह रूप से पर्यावरण के अनुकूल करने की विधि से। पहले में बता रहे कि जो मानव जीवन है पूरा, ठीक है, मानव जीवन है, परिस्थिति के लोग इसको ऐसे मानते हैं कि जो मानव जीवन है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, वही आपका नागरिकीय समाज है, ठीक है। और दूसरे में बोल रहे हैं, सेकंड में बता रहे हैं कि परिस्थिति के विभिन्न विविधताओं के सम्मिश्रण को प्रकट करती है कि उनका जो भी उनकी विद्याओं या फिर उनका जो भी रूल रेगुलेशन है उसको प्रकट करती है, और जिसके क्षेत्र में अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र ये सब इसमें निहित होते हैं। पर पहले वाले में कि पर्यावरण के अनुकूल हैं तो ठीक है वो माने जाएंगे, और सेकंड वाले में बोल रहे कि इसमें अर्थशास्त्र, भूगोल और सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब परिस्थिति उपागम का विकास बता रहे कि कैसे इसका विकास हुआ। परिस्थिति के क्या होता है, परिस्थिति के तंत्र आपने सुना होगा ना, हमारे इकोलॉजी पूरा पर्यावरण जो होता है, चैन पूरी जो होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो आप इसको भी पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अगर मैं सारा समझाऊंगी आपको तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाती है, तो इसलिए मैं आपको ऐसे ओवरऑल थोड़ा क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसका थोड़ा सा आंसर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। बाकी आइडिया मिलने के बाद स्टूडेंट खुद भी इसको पढ़ के समझ पाते हैं। मानव समाज के बारे में कि मानव समाज क्या है, तो जो रॉबर्ट पार्क थे उन्होंने अनुसार उन्होंने 2 बातें बताई गई है कि मानव समाज क्या होता है। बोले एक और तो मानवीय स्वभाव जो कि उत्तराजीवित के लिए, देखिए एक तो बता रहे कि एक तो मानव स्वभाव जो होता है वो मानव समाज के अंदर हम इसको रख सकते हैं। दूसरा है उसके संबंध, जो उसके रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ किसी, वो सब इसमें बताया गया पहले में। दूसरी ओर क्या बता रहे हैं, सर्वसम्मति की सबकी सम्मति, सबकी सामान्य उद्देश्य होते हैं, वो मानव समाज के अंदर आते हैं। 2 बातें इसमें बोली गई हैं। पहली में तो कि उसका स्वभाव किस प्रकार से, उसके संबंध, दूसरे में कि वो सहमत होता है और सबके समान उद्देश्य होते हैं, इस प्रकार से मानव समाज बोल रहे हैं ये। चलिए मैं आगे रोल कर देती हूँ इसको, बाकी आप पोस्ट करके पढ़ लेना। अगर आपको इससे थोड़ा टफ लगे वीडियो से पढ़ना तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ के कुछ चार्ज है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं आपको 3 पीडीएफ दूंगी एक सब्जेक्ट की, क्योंकि ये एक ही पीडीएफ है आज जो मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, करवा रही हूँ। बाकी इसकी 2 पीडीएफ और हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फिर उसमें से आपके ज़्यादा चांस होता है कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। तो आप यहाँ पे देख इसको पोज करके कर लेना आराम से। फिर है नगरवाद क्या होता है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए, ठीक है। नगरवाद और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी है। उत्तर नगरवाद और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सॉरी उत्तर है यहाँ से इसका, है ना। तो इसमें खाली है कि नगरवाद और उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो वो ही बता रहे कि नगरवाद और उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती है। और जो अमेरिका के नगर थे
उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया। अमेरिका के जो लोग थे, वहाँ के नागरिक थे, उन्होंने पहले तो बहुत अध्ययन किया, उसके बाद उनके सिद्धांत, रूल रेगुलेशनों का निर्माण किया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी है कि उसके विपरीत नगरीय समाजशास्त्र पर हुए परिवर्तन कार्यों में अन्य महादेश को शामिल किया। कि जब उन्होंने अध्ययन कर लिया, नॉलेज उनके पास हो गई, तो उन्होंने समाजशास्त्र में उसमें परिवर्तन लाए, उसमें मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ चीज़ें हटाई, पहले अध्ययन करने के बाद। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अमेरिका से। नवीन सिद्धांत, आज के सिद्धांत की बातें बता रहे हैं, जो न्यूज़ थ्योरी जिसे बोलते हैं 1960 के बाद की। तो 1960 के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, उसका कैसे विकास हुआ। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें संतुलित करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड की गई। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें बताई जा रही है कि पूंजीवाद की इसमें बातें होती हैं। नगरवाद है और अर्थव्यवस्था राजनीति के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूंजीवाद की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात होगी, इन सब चीज़ों की इसमें बात की जाती है। केंद्रीकरण समाज वर्ग की बात होती है। ठीक है, कि केंद्रीकरण, ये सब चीज़ों का केंद्रीकरण कैसे किया जाए पूरे समाज का, उसके बारे में बात होती है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। इसका आंसर अभी है बहुत। फिर उच्च वर्ग, काम जो काम करने वाले वर्ग, निम्न वर्ग हैं, उनों के बारे में बताया गया कि उच्च वर्ग अमीर वर्ग होता है, काम करने वाले जो अमीर वर्गों के लिए काम करते हैं, और निम्न वर्ग जो गरीब होते हैं, ये फिर गरीब से थोड़ा ऊपर, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे माना जाता है इसको। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। कामगर वर्ग वो होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली जिसे हम बोलते हैं, एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, या फिर पुअर जो होते, थोड़े गरीब होते हैं, उन के बारे में। और ये जो 1 2 3 पॉइंट में इनको आप पढ़ लेना पोस्ट करके, इनका भी आप पॉइंट बना सकते हैं। बट इनमें असमानताएं पाई जाती है। देखिए, कोई भी समाज है, आप किसी भी समाज को लेके उठा लीजिए, वहाँ समानता नहीं पाई जाएगी, चाहे तो लिंग के अनुपात में हो, लिंग को लेके हो, या फिर आपका अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक को लेके हो, पैसों को लेके हो, तो वहाँ पे पूंजी को लेके जिसे बोलते हैं, तो समानता नहीं पाई जाती है, सब में भेदभाव होता है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है। ठीक है, कहीं पर लेडीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कहीं जेंट्सों को दी जाती है, मेल फीमेल जो होते हैं। तो वही सब चीज़ें बता रही है, हर एक समाज की यही प्रॉब्लम है। तो वही सब आपको एक्सप्लेन करना है, समाज में क्या क्या दिक्कतें होती है, कितने टाइप के वर्ग होते हैं। ठीक है, कौन काम करने वाला होता है, किससे काम किया जाता है, कौन एकदम लोअर क्लास होता है, क्या उनमें भेदभाव किए जाते हैं, वो सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। प्लस जिन जिन राइटर ने या फिर जो आपके फिलोसफर हैं, उन्होंने जो भी बातें बताई हैं उसके बारे में बताना है। फिर 6th क्वेश्चन है, भारत में नगरीय निर्धनता की प्रकृति की जांच कीजिए। कि जो भारत है, यहाँ के जो नगर हैं, यहाँ के जो पूरा राज्य समझ लीजिए, इसके अंदर जो निर्धनता है उसकी प्रकृति क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है, इसकी जांच करनी है। तो ये बता रहे हैं कि अर्बन पॉवर्टी क्योंकि किस लिए है, पहले नगरीय निर्धनता क्यों है, बोले कि निर्धनता की स्थिति, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत निर्धनता की स्थिति पर विकासात्मक नीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जब हम स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद की बहुत ज़्यादा निर्धनता की स्थिति में प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? महत्वपूर्ण प्रभाव था कि निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्र में कम रहा। कि ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा निर्धनता थी, परंतु नगरीय क्षेत्र में कम निर्धनता थी, है ना। और ऐसा तो आपको पता ही है, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता क्यों होती है, वहाँ पे विकास नहीं होता, है ना, वहाँ पे उन्हों को रोजगार नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है वहाँ निर्धनता होगी। और नगर क्षेत्र में ही लोग आते हैं, गांव के सारे काम करने वाले शहरों में जाते हैं, तो वहाँ निर्धनता कम होती है, क्योंकि वहाँ काम मिल जाता है, थोड़ा रोजगार मिल जाता है। आपको पता ही होगा गाँव से लोग कितने सारे शहरों में जाके काम करते हैं। तो वही इसमें बताया गया कि 1973 से 1974 ग्रामीण क्षेत्र में कितनी 56 थी, और नगरीय क्षेत्र में 73 थी। देखो कितना डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। तो यही बता रहे कि नगर क्षेत्र में कम होती है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा निर्धनता पाई जाती है। निर्धनता का अनुमान लगाते कैसे हैं, ये एक इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं कि एक इंसान कितना कैलोरी जो भी हम कंज्यूम करते हैं ना, कैलोरी, एक मिनट रुकिए,
जो भी हम जैसे कि यहाँ बताया कि 2400 कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, किसके लिए है ये, और 2100 कैलोरी है, ये मापदंड रखे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि कौन वो कितना निर्धन है, कितना क्या है। देखिए अब कैलोरी आपको पता होगा कि एक व्यक्ति जो होता है वो जब कितनी कंज्यूम कर रहा है, उसके अंदर कितनी एनर्जी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इससे पता चलता है वो कितना खाना खा पा रहा है, उसके अंदर कितनी एनर्जी है, उसको कितना पौष्टिक आहार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो उसके अकॉर्डिंग है। अब कोई इंसान है जो थोड़ा गरीब फैमिली से है, तो जाहिर सी बात है वो उतना खाना नहीं खा पाएगा, उसको इतना खाना नहीं मिलेगा 3 टाइम का एकदम भरपूर, उसको इतनी कैलोरी नहीं मिल पाएगी, तो जाहिर सी बात है उसको निर्धन उसमें माना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अपना डाटा बनाते हैं कि वहाँ इतनी मिल रही है, वहाँ इतनी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। ये एक बार पूरा ब्यौरा करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ये एक टेबल बना के बता देते हैं यहाँ निर्धनता है यहाँ नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। फिर ये आप पूरा इसको पोस्ट करके पढ़ लेना आप पूरा ही। अभी बताया बाल श्रम है, आपको पता होगा बाल श्रम की बात हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों से, जो 14 साल से 16 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे मजदूरी कराते हैं। तो पढ़ लिख नहीं पाते हो, जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो अपना विकास भी नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है निर्धन रह जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चैन एक पूरी जुड़ी हुई होती है। अगर एक चीज़ में कुछ हम पीछे हो गए तो पूरी चैन उससे जुड़ी है। अगर हमको अब पहली बात तो खाने को नहीं मिला, तो छोटे बच्चे नौकरी पे जाएंगे, छोटे बच्चे अगर नौकरी पे गए तो पढ़ नहीं पाएंगे, उससे फिर निर्धनता आएगी, उनका विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो वही इसके आंसर में वही सब चीज़ें इसलिए कनेक्ट होकर बताई गई हैं कि क्या क्या कारण है निर्धनता के, ठीक है। ये सब कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं निर्धनता, कोई एक कारण हम नहीं बोल सकते कि एक ही कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो आप यहाँ से इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। और औद्योगिकरण आने के बाद ज़्यादा निर्धनता हुई है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पहले जब औद्योगिकरण नहीं था, मशीनीकरण नहीं था, तो उस टाइम पे एक काम को 50 लोग करते थे, तो जाहिर सी बात है 50 लोगों को मजदूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पर जैसे ही मशीनीकरण आया तो 50 लोगों का काम एक मशीन ने कर ले, या फिर एक इंसान वहाँ बैठ के कर लेगा, मशीन को बस चलाएगा। तो उन 50 लोगों की 49 लोगों की बेरोजगारी, मतलब बेरोजगार हो गए, एक इंसान को उसकी जगह पे काम करना मिला। तो इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, निर्धनता ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी ज़्यादा हो गई। जो अमीर है वो तो अमीर हो ही रहा है, पर जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा निर्धन हो चुका है आज के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें बताई जाए जो पहले, अब जब से औद्योगिकरण आया तो जो कस्बे हैं, गांव है, विलेज है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे और ज़्यादा बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि वहाँ कुछ काम भी नहीं है, वहाँ मशीन नहीं है, लोग अभी भी हाथों से काम करते, तो उनकी इतना कोई वैल्यू नहीं हो पाती, उनको उतना मतलब कि सामान महंगा पड़ता है बनाना हाथों से, और उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। और जो चीज़ मशीन से बनती है तो इसलिए गांव में जो है ज़्यादा निर्धनता है, ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं मिल पाता लोगों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि पैसा नहीं मिल पाता, हाथ से सामान बनाएंगे तो महंगा होगा। मशीन क्या है, सस्ते में काम कर देती है, जल्दी कर देती है, तो उसका सामान सस्ता होता है तो लोग खरीद लेते हैं, इसलिए शहरीकरण विकसित होता है और गरीबी गांव में ज़्यादा रहती है। सामाजिक क्षेत्र में विश्लेषण की संकल्पना के बारे में बताना, क्या क्या तकनीकें आई है, तो सब चीज़ें से बताना है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र आपको सामाजिक क्षेत्र के बारे में बताना है इसमें कि क्या क्या उसमें तकनीकी है, क्या क्या चीज़ों का उदय हुआ है। तो वही आपको मैंने बताया था, जैसे कि धीरे धीरे चीज़ों का विकास होने लगा, वैज्ञानिकी जो है तकनीकी चीज़ें आने लगी, विज्ञान जो होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, तो उस चीज़ों में चेंज तो आ गई, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सब चीज़ें इसमें बताई गई है, इसका क्या महत्व है ये, तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेना। इस पे क्या किसने क्या शोध किया है, क्या रिसर्च किया है, वो सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। 8 क्वेश्चन है, भारत में
मलिन बस्तियाँ, जो स्लम एरिया बस्तियाँ होती हैं उसके बारे में पूछा कि उनकी क्या क्या समस्या होता है, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो सब चीज़ें। तो उनकी समस्या तो आपको पता है, वहाँ पे उनको सही से साफ़ सफाई नहीं मिल पाती, सही से पोषक आहार नहीं मिल पाता, रहने को सही से घर नहीं मिल पाते, नौकरियाँ नहीं मिल पाती। ये सब चीज़ें मैंने आपको ओवर बता ही दी हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये सब चीज़ें होती हैं, तो वही सब चीज़ें इसमें भी लिखनी है आपको। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं होता, वही लिखना होता है जो आप रियल लाइफ में देखे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। तो अब उसी का ही आंसर है यहाँ पे कि उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो स्लम एरिया के लोग होते हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। पहली बात तो उनको ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल पाती, तो एजुकेशन कैसे मिलेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई। फिर उनकी आर्थिक दशाओं में सुधार कैसे होगा या कैसे लाया गया है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि उनको सब्सिडी दी जाए, उनके ऊपर कामगी दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, जो भेदभाव करते हैं वो दूर किया जाए। क्योंकि आपको पता होगा भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो भी स्लम एरिया के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर वो आपके पास आके अगर बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो नहीं करता कोई भी। ठीक है, और स्टडी अगर साथ बैठ के करें तो भी इंसान भगा देते जो भी होते हैं साथ में। तो वो सब चीज़ें भेदभाव, ये सब चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी तो क्या होगा कि स्लम एरिया जो है उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूरा बताया गया कि कितने लोग हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर हैं इतने ऐसे लोग, और ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बाकी मैं वीडियो जल्दी से इसको फिनिश कर देती हूँ ताकि आप इसको पॉज करके भी टाइम पढ़ सकें। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जैसे कि MSO E1 है, 2 है, 3, 4 है, MPS 3 है, इसकी इन सब की वीडियो मैंने वैसे MPS की वीडियो अपलोड कर रखी है। MPS 3, MSO 1, 2, 3 हो गया, MSO E1, 2, 3 हो गया, 5, 6 जो भी आपके हैं सब्जेक्ट कोड, उसके लिए आप मेरे को प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना। अगर आपको वीडियो उनों की चाहिए, फिर आपको वीडियो या PDF कुछ भी चाहिए होगी, तो आप मेरे को उसके लिए व्हाट्सअप कर देना या फिर कमेंट कर देना, तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगी। फिर नेक्स्ट है भारत में नागरिक योजना, जो नगरीय योजना है उसके बारे में बताना है कि क्या है हमारे यहाँ की नगर योजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि नगर योजना क्या है। पहले तो आर्थिक क्रियाकलापों सहित, तो पहली यह है यहाँ पे जो भी उत्पादन और उपभोग दोनों ही एजेंडे के रूप में कार्य करता है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो उत्पादन करता है और जो उपभोग करता है, जो उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दोनों को ही यहाँ पे मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता है, एजेंडे के रूप में देखा जाता है। स्थान के घर्षण को न्यूनतम करता है। जो स्थान है, कोई भी जगह है, उसके जो घर्षण होता है उसको कम करता है। ठीक है, फिर प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर को जीवन यापन के स्तर, और देखिए जो भी हमारा जीवन रहने सहने का तरीका है, जीवन है, उसको मानवीय पर्यावरण की दिशाओं में सुधार करना है। कि हमारा जो भी जीवन है, हम जिस भी प्रकार से जी रहे हैं, इसको सुधार करना है। इसको ठीक कैसे हम कर सकते हैं, बेरोजगारी कैसे कम कर सकते हैं, जो श्रमिक लोग हैं उनको कैसे निर्धनता से दूर किया जा सकता है। ठीक है, उनकी निर्धनता कम कैसे की जा सकती है, उनको कैसे आर्थिक ज़रूरतें कैसे पूरी की जा सकती है, ये सब हमारी नगर योजना है। कि पूरी योजना क्या है कि इंसान का जीवन सही से चल सके, ये है बात पूरी। तो यहाँ पे आपको पता होगा क्या क्या ज़रूरतें हमारी जो जो चीज़ें पूरी होंगी, तो जाहिर सी बात है नगर योजना अच्छी होगी। तो जो भी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए सरकार को, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। क्या क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना होती है जिसके अंदर हर 5 साल में देखा जाता है कि बायोडाटा पूरा लिया जाता है, ब्यौरा लिया जाता है। ठीक है, और योजनाएं बनाई जाती है कि 5 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, ताकि सबको इसका वो लाभ मिल जाए। ठीक है, अब आप देखते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बहुत सारी ऐसी है जो कृषकों के लिए लोन देने की है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये सब इसी में ही आएंगी, क्योंकि ये समाज को सही करने के लिए तो योजना बन रही है, तो ये सब इसमें ही इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो आपको जितनी भी योजनाएं पता हैं, जो भी रिसेंट में चल रही हैं, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नगर को, हमारे समाज को ठीक करने के लिए ही बताई गई हैं। तो अब बस वीडियो आपकी जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जो आपके, और मास्टर प्लान क्या होता है कि हम बहुत अच्छा जो मास्टर प्लान सोचते हैं कि नगर के लिए हम ऐसा कुछ करें जो एकदम प्रभावकारी और जल्दी से इम्पैक्ट करे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इसमें वो सब चीज़ें बताएंगे कि मुख्य योजना कौन कौन सी है। 10th क्वेश्चन देखिए, प्राचीन एवं आधुनिक
नगरों, टाउन जो नगर जो होते हैं उसको टाउन के प्रकारों की तुलना कीजिए कि इसके जो जो इसके प्रकार हैं, जो भी इसके कार्य हैं, उनके बारे में उनकी तुलना करनी है। किसके? प्राचीन और आधुनिक, पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे जो भी नगर हैं उन्हों की तुलना करनी है आपको। तो प्राचीन कैसे होते हैं, एंशियंट किस टाइप के होते थे? सर्वप्रथम नगरों का उद्गम काशी युग से हुआ। आपने पढ़ा होगा काशी युग, हड़प्पा सभ्यता, ये सब पढ़ी होगी ना। तो ये वहाँ से बता रहा है काशी युग का हुआ था। फिर ये नगरीकरण का दूसरा चरण बना जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। फिर काशी युग के बारे में अब इसमें बताया कि काशी युग में क्या था, कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। आपको पता ही होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने पढ़ी भी होंगी। तो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप उससे कर सकते हैं कि पहले के टाइम पे कैसे होते थे नगर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके नगर योजना पढ़ी होगी, नगर के बारे में पढ़ा होगा, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। और फिर आज के टाइम पे कैसे हैं वो पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, नगर में विशेषकर क्या होता है, शिल्पकार, परिवहन, जो कामगार होते हैं, सौदेकार होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब होते हैं उसमें, ठीक है। उनका निवास होता है, ये सब जो भी रहते हैं उस सब में पता है। फिर बोले एक छोटा दुर्ग वाला होता है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि उसमें किस प्रकार के होते हैं। जो दुर्ग होता है वो सबसे ऊपर की साइड में रहते हैं, छोटे हिस्से में, बड़ा हिस्सा सबसे नीचे रहता था। वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है, बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। दूसरी नगरीकरण इसमें बताया गया कि भारत के बारे में अब इसमें बताया गया किस प्रकार से था। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेना, और उनके पॉइंट मेन है, जो पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट अगर आपको याद है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आधुनिक युग में देखिए, आधुनिकता को हम दो प्रकार से बांटते हैं। प्रथम में इसमें आधुनिक पश्चात नगर में जो मॉडल की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। पश्चात नगर जो है ना, पश्चात जो सभ्यता है वहाँ के अकॉर्डिंग जो देखा जाता है। दूसरी है कि इसकी तुलना में तकनीकी मूल भूतकाल से की जाती है, कि इसकी जो भी तकनीकी है, जो भी टेक्नोलॉजी उसको पहले के उसे अकॉर्डिंग में की जाती है, ठीक है। और इसमें भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ये नीचे यहाँ लिखे हुए आर्थिक संरचना होगी, आपकी जनसंख्या होगी। तो ये अब इसी को एक्सप्लेन कर दिया आपका पूरा कि ये सब क्या होते हैं। फिर इसके अंदर भी सब पॉइंट हो सकते हैं। तो जो आपका वीडियो है तो बहुत लेंथी हो चुकी है थोड़ी, तो मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको एक साथ पूरा इसका आंसर दिख जाए। तो अब देखिए इसी को एक्सप्लेन कर रखा है पूरा, आर्थिक संगठन और सामाजिक संगठन, और ऊपर और भी था। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। PDF के लिए मुझे बता देना आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप बता देना। मैं इग्नू के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो अपलोड करती हूँ, उसकी PDF भी प्रोवाइड कराती हूँ, प्लस सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ, और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी। तो आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स हैं, आपके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, आप उन्हों को वीडियो और नंबर प्रेफर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर वो इग्नू से अपनी कोई भी स्टडी कर रहे हों, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी है तो वो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।